अर्थशास्त्र में निम्नलिखित कथनों पर इनमें से कौन सही नहीं है? ये राज्यों के कर दर को निर्दिष्ट करता है, सही है। ये देश के समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, तो ये गलत है। ये राजनीतिक सिद्धांत स्थापित करता है, सही है। ये वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, सही है। अर्थशास्त्र मूलतः राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। इसके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय राज्य व राजनीतिक व्यवस्था इत्यादि हैं। इसमें राज्य के आर्थिक स्रोतों के बारे में चर्चा है, परंतु यह तात्कालीन आर्थिक व्यवस्था का वर्णन नहीं करता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से प्राय की जाती है। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। ये हम मौर्य काल से में आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का शासक था? तो राजतरंगिणी। अशोक एक महान निर्माता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। बराबर की गुफाओं में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया। कल्लड़ की राजतरंगिणी के अनुसार उसने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपाटन नामक नगर बसाया था। दिव्यावधान बौद्ध ग्रंथ है जिसमें अशोक की मां का नाम सुखधरांगी मिलता है। सिंहली अनुश्रुतियों दिव्यवंश महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, कहाँ से शासन कर रहा था? सीरिया से। यूनानी शासक सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, जो सीरिया का शासक था। सीरिया की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस था। सेल्यूकस ने बेबीलोन तथा बैक्ट्रिया को जीतकर पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली थी। उधर चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य निर्माण में व्यस्त था। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस, जो इस समय सीरिया से शासन कर रहा था, अपने पूर्वी अभियान के क्रम में सिंधु नदी को पार कर चंद्रगुप्त से आ टकराया, लेकिन दोनों के बीच संधि तथा वैवाहिक संबंधों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। इस विवरण से यही स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया? प्लूटार्क ने कहा था। मौर्य शासक चंद्रगुप्त को नंद वंश के उन्मूलन और पंजाब सिंध में विदेशी शासन का अंत करने का ही श्रेय नहीं है, वरन उसने भारत के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जस्टिन के अनुसार सारा भारत उसके कब्जे में था। यूनानी रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा गया है, जिसका समीकरण चंद्रगुप्त से विलियम जोन्स ने स्थापित किया। यूनानी रोमन साहित्य में सेंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? विलियम जोन्स ने। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम में अधिकार था, इसका प्रमाण उसके किसी अभिलेख में नहीं है, बल्कि रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से हमें पता चलता है कि जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य से को सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण करने की आज्ञा दी थी। यही झील सुदर्शन झील के नाम से इतिहास में विख्यात है। इस झील का निर्माण कार्य सम्राट अशोक के काल में उसके गवर्नर दुशासन के समय हुआ, जब यहाँ से नहर निकाली गई थी। रुद्रदामन के समय में इसका बांध टूट गया, जिसकी मरम्मत रुद्रदामन ने अपनी राज्यपाल सुविशाख से करवाया। स्कंदगुप्त ने भी इस बांध का मरम्मत कार्य किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? वैश्य पुष्पगुप्त। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनय संबंध रखते थे? मौर्य।
मौर्य राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सीरिया के शासक सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीज मौर्य दरबार में भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने डाइमेकस नाम का एक राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। यह मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार और सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है। अशोक के अभिलेखों में भी एंटियोकस नामक सीरियाई नरेश का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनके अन्य नाम कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त हैं। वे पहले तक्षशिला विद्यालय के आचार्य भी रह चुके हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नंद वंश का विनाश कर दिया तथा चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। इसके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति का महान ग्रंथ है। किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो जस्टिन ने किया है। प्राचीन भारत के राजनीतिक मंच पर ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसका नाम चंद्रगुप्त था। जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने इसे सेंड्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त से हुई है। यह पहचान भारतीय इतिहास के पृथक्करण की आधारशिला बन गई। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र भी शामिल था। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में राज्यारोहण किया। मेगस्थनीज उसके साम्राज्य में आने वाला यूनानी राजदूत था। उसका मंत्री चाणक्य था। ग्रंथ राजावली कथा में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र सिंहसेन को सिंहासन सौंपकर चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला चला गया और वहीं पर संलेखना पद्धति द्वारा अपने जीवन का अंत कर दिया। निम्नलिखित में से किस राजा ने एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक। इस अभिलेख से अशोक के रुम्मनदेही लघु स्तंभ लेख अन्य सभी अभिलेखों में सर्वथा भिन्न है। इससे अशोक ने किसी भी रूप में धर्म का उल्लेख न कर कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख मात्र किया है। इससे ज्ञात होता है कि जिस क्षेत्र में वह स्तंभ स्थापित है वह क्षेत्र लुम्बिनी है, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। वहाँ अशोक ने अपना राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में आकर पूजा की थी और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली को पत्थर की विशाल दीवार से गिरवाया था और एक स्तंभ स्थापित किया था। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को बलिकर को समाप्त कर दिया और भाग कर को काटकर 1/8 कर दिया था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई। पत्थर पर उत्कीर्ण प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में है। अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत में। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? 8 वर्ष। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। अशोक एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध ने अशोक को अहिंसा और धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित करने हेतु प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने भैरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया। कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। श्रीलंका में अशोक को कोई अभिलेख नहीं मिला है। गुर्जरा दतिया MP व कालसी देहरादून UK से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं।
काल से प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। निम्नलिखित में से किस देश में अशोक का कोई शिलालेख नहीं मिलता? तो श्रीलंका में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी IAS विद सौम्या। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? तो निगाली सागर स्तंभ लेख। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख में लिखा है कि 14 वर्ष से अभिषिक्त देवों के प्रियदर्शी राजा ने पूर्व बुद्ध कनक मुनि का स्तूप का आकार बढ़ाकर दुगना करवाया और अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद अभिषिक्त राजा ने स्वयं आकर पूजा की और शिला स्तंभ स्थापित किया। अशोक ने अपने 7वें शिलालेख में अल्पव्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है। अशोक ने ही सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना? 7वें। अशोक द्वारा द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? ए और बी दोनों। धार्मिक उदारता का और सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का। धर्म के प्रचारार्थ अशोक ने विभिन्न शिलाओं और स्तंभों के ऊपर उसके सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाया। ये लेख उसके साम्राज्य में प्रत्येक कोने में लगवाए गए थे। उसके दीर्घ शिलालेख 14 बातों का समूह है जो 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। अपने शिलालेखों के 12वें लेख में अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों की वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है। लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा एवं दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें। अशोक के स्तंभ लेख लिखे हैं केवल ब्राह्मी में। अशोक के सभी स्तंभ लेख, सभी गुहालेख और अधिकांश शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। कुछ बृहद शिलालेख, कुछ लघु शिलालेख में खरोष्ठी, आरमाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ है। उत्तर पश्चिम भाग में उत्कीर्ण अशोक के अभिलेख आरमाइक, ग्रीक और खरोष्ठी लिपि में है। अशोक का 5वां शिलालेख धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख करता है। पृथक कलिंग शिलालेख प्रथम में अशोक घोषणा करता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उर्गेलम अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा संतानें हैं? तो पृथक कलिंग शिलालेख प्रथम में। अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञों के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया? आरमाइक, ग्रीक और खरोष्ठी लिपि का। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो गुर्जरा अभिलेख में। कौन सा अभिलेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति की भूमिका का उल्लेख करता है? शिलालेख 5। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अशोक ने अपने दूसरे मुख्य शिलालेख में कहता है कि मैंने अपने साम्राज्य की सीमा पर स्थित पड़ोसी शक्तियां, जिसमें दक्षिण में क्रमशः चोल, पांड्य, क्षत्रियपुत्र, केरलपुत्र, चेर और ताम्रपर्णी एवं उसके पड़ोसी राज्यों के 2 प्रकार की चिकित्सा का प्रबंध किया है, मानव तथा पशु चिकित्सा। अतः दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारतीय राजाओं का नाम उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था, फिलीट का? इतिहासकार फिलीट अशोक के धम्म को राजधर्म मानते हैं, जबकि राधा कुमुद मुखर्जी ने धम्म के सभी धर्मों की साझा संपत्ति बताया है। वी.ए. स्मथ जैसे विद्वान भी इस मत को मानते हैं एवं धम्म को सभी धर्मों का सार मानते हैं। बी.आर. भंडारकर धम्म को उपासक बौद्ध धर्म से संबद्ध करते हैं। यह ध्यातव्य है कि अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर अपने राजधर्म की स्थापना किया था। अशोक ने ही संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले
बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया है अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या थी 30। मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर प्रशासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरक अथवा मुख्य कहा जाता था। मेगास्थनीज ने अपनी ग्रंथ इंडिका में पाटलिपुत्र की नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। पहली समिति विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास, चिकित्सा आदि का प्रबंधन करती थी। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। चौथी समिति नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। पांचवी उद्योग समिति थी जो बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं की मिलावट को रोकती थी तथा मिलावट के अपराध में व्यापारियों को दंड दिलाती थी। छठी समिति कर समिति थी जो क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलती थी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य का नगर प्रशासन के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो मेगस्थनीज की इंडिका। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मार्ग निर्माण। मौर्य काल में जिले का प्रमुख आहारपति था जिसे मेगस्थनीज ने एग्रोनोमी कहा था। यह सड़क निर्माण का भी प्रमुख अधिकारी था। मापतौल के अधिकारी को पोतवाध्यक्ष, राजस्व प्रबंधन के अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को अकाराध्यक्ष कहा गया है। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है अकाराध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? तो मापतौल का। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता। मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जा सकता है? जौगढ़ से। जौगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में। कलिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक द्वारा कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित कराए गए। इसमें उत्तरी केंद्र की राजधानी तोशली और दक्षिणी केंद्र की राजधानी समापा जिसे जौगढ़ के रूप में पहचाना गया है, जबकि तोशली को धौली के रूप में पहचाना गया है। आधुनिक धौली और जौगढ़ से पृथक शिलालेखों में सम्राट अशोक द्वारा तोशली और समापा के महामात्यों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार हो। इस अभिलेख के आधार पर भी धौली को तोशली और समापा को जौगढ़ के रूप में पहचाना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो शास्त्र। अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर यवनराज सुशास्त्र था। सुविख्यात रुद्रदामन के काल में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत में राज्य का 7वां अंग मित्र है। अन्य अंग है स्वामी, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद एवं बल। निम्नलिखित में से राज्यों के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द संबंधित है गुप्तचर व्यवस्था से। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? तो मौर्य साम्राज्य। मौर्यों के शासन काल में भारतवर्ष का सीमा विस्तार हुआ। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से मैसूर तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अपारंतक तक अर्थात अरब सागर तक था। इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप कहते थे जो प्रथम लघु शिलालेखों में प्रयुक्त हुआ है। अपने साम्राज्य के संबंध में अशोक का उद्गार इस प्रकार है: महाल बोधि महाल वो ही व्यजते महते ही व्यजते सब पुटवियम सर्व पृथ्वी। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। अगला है मौर्य काल में दंड विधान अत्यंत कठोर थे। सामान्य अपराधों में आर्थिक जुर्माने देने होते थे। इसके अतिरिक्त कैद, कौड़े मारना, अंग भंग, मृत्युदंड की सजा भी दी जाती थी। कारीगरों की अंग क्षति करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डुबोकर मृत्युदंड दिया जाता था।
जिस अपराध में कोई प्रमाण नहीं मिलता था, वहां जल, अग्नि, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षा ली जाती थी। अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? तक्षशिला, तोशली तथा उज्जैनी में। प्रशासन की सुविधा के लिए अशोक का विशाल साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। उसके साम्राज्य में 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला, अवंतीरठ, उज्जैनी, कलिंग, तोशली, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, प्राच्य अथवा पूर्वी प्रदेश, पाटलिपुत्र। राजनीतिक महत्व के प्रांतों में राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। उन्हें कुमार तथा आर्यपुत्र कहा जाता था। तक्षशिला, स्वर्णगिरी, तोशली, उज्जैनी में इस प्रकार के कुमारों की नियुक्ति की गई थी। मौर्य काल में राजउक अधिकारियों का एक वर्ग था। राजउक थे मौर्य शासन के अधिकारी। मौर्य समाज में 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख किसमें मिलता है? मेगास्थनीज की इंडिका में। यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज का वर्णन अपने ग्रंथ इंडिका में किया है। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि मौर्य युग में शांति और समृद्धि व्याप्त थी। जनता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी तथा भूमि बड़ी उपजाऊ थी। लोग नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट थे तथा सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। भारतीय साहसी, वीर और सत्यवादी होते थे। उनकी वेशभूषा साधारण होती थी। गेहूं तथा जौ प्रमुख खाद्यान्न थे। मेगास्थनीज के अनुसार समाज 7 वर्गों में थे: दार्शनिक, कृषक, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज ने ब्राह्मण साधुओं की प्रशंसा की है। उनके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायनोसस तथा हेराक्लीस की पूजा करते थे। वस्तुतः इसका शिव एवं कृष्ण की पूजा से तात्पर्य है। मेगास्थनीज के अनुसार प्राचीन काल में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? तो इंडिका में, मेगास्थनीज की इंडिका में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके? तो शौगोरा ताम्रपत्र। शौगोरा ताम्रपत्र में से ऐसे 2 धान्य नगरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके। शौगोरा गोरखपुर में अवस्थित है। मधुबन ताम्रपत्र हर्ष से दामोदरपुर ताम्रपत्र गुप्त शासक कुमारगुप्त एवं पूना ताम्रपत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त से संबंधित है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीताध्यक्ष का संबंध है कृषि से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल से संबंधित 27 अध्यक्षों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि से तात्पर्य राज्य द्वारा जोती जाने वाली भूमि से था। इसमें से कुछ प्रमुख हैं। लक्षणाध्यक्ष, यह मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष होता था। इसे सिक्के जारी करने का अधिकार था। पोतवा अध्यक्ष, ये मापतौल से संबंधित था। अकरा अध्यक्ष, ये खानों से संबंधित था। सीता अध्यक्ष, ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। विविता अध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष। सूना अध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष, वेश्याओं का निरीक्षक। मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। सार्थवाह किसे कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को। प्राचीन काल में रास्ता दुर्गम होने के कारण व्यापार करना कठिन था, अतः व्यापारी सार्थवाह के रूप में व्यापार करते थे, जो एक प्रकार का व्यापारियों का काफिला होता था, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लोग रहते थे। वस्तुतः सार्थवाह व्यापारियों का समूह था और सार्थ व्यापारिक प्रधान। मौर्य काल में अदेवमात्रक भूमि से तात्पर्य वह भूमि थी जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप की एक इकाई थी। अदेवमात्रक भूमि क्या थी? वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती होती हो। द्रोण अनाज के लिए द्रोण माप की इकाई अनाज के लिए प्रयुक्त होती थी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था? तो कौन आया था? डायमेकस या डाइमेकस। मौर्य शासक बिंदुसार के समय में भी भारत का पश्चिमी
राज्य के साथ मैत्री संबंध कायम रहा। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। वह मैगसनीज के स्थान पर आया था। प्लिनी हमें बताता है कि मिस्र के राजा टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनुसियस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। मौर्य सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। इसे ब्राह्मी लिपि को हम आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कह सकते हैं। ब्राह्मी के अलावा भी अशोक ने खरोष्टी तथा अरमाइक लिपियों में भी अभिलेख खुलवाए, लेकिन ये संख्या में कम है और देश के पश्चिमोत्तर भागों में पाए जाते हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने। सांची का स्तूप सम्राट अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया। सम्राट अशोक ने स्तूप निर्माण को प्रोत्साहित किया। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। सांची एवं बरहूत के स्तूपों का मूल रूप निर्माण अशोक द्वारा ही करवाया गया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले मुख्यालय 25 किलोमीटर दूर विदिशा के समीप स्थित है। इसकी खोज 1818 में जनरल रॉयलेट द्वारा की गई थी। यहाँ एक बड़ा और एक छोटा स्तूप है। यह स्तूप ईंटों का बना है, जिसमें लकड़ी की बाड़ थी। सांची का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चंपारण में अशोक द्वारा स्थापित लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र के पुरातात्विक स्थल का एक क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से स्मारकीय पाटलिपुत्र राजधानी की खोज के लिए जाना जाता है, जिसका पता 1895 में L.A. वार्डेल द्वारा लगाया गया था। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। बराबर पहाड़ के क्षेत्र में अशोक के दानों में से लाभान्वित होने वाला कौन था? आजीवक। यद्यपि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्मानुयायी था, तथापि अपने विशाल साम्राज्य में उसने कहीं भी किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय के प्रति अनादर या असहिष्णुता की नीति नहीं प्रदर्शित की। उसने बराबर गया जिला पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए कुछ गुफाएं निर्मित करवाईं। अशोक कालीन बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपाड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। प्रथम का निर्माण अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में तथा द्वितीय का 19वें वर्ष में करवाया था। निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ नदी के किनारे स्थित हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं की खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। इन गुफाओं का संबंध लौकिक चित्रकला से है। निम्नलिखित में से कौन महाबोधि वंश में वर्णित 9 नंदों में से नहीं है? महानंदिन नहीं है। महाबोधि वंश में वर्णित 9 नंद वंश उग्रसेन, महापद्मनंद, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौविनाशक, दशासिद्धक, केवट और घनानंद है। अतः स्पष्ट है कि नंद वंश में महानंदिन नहीं है। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके मगध साम्राज्य पर 344 ईसा पूर्व में अधिकार कर लिया। पुराणों में इसे महापद्म तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार नंद वंश का प्रथम राजा महापद्म नंद था। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? खारवेल का आदि गुम्फा अभिलेख। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन ने एक प्रतिमा कलिंग से उठा ले गया और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए। एक जातक में उल्लिखित है कि एक आचार्य से 103 विद्यार्थी धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। आचार्य के यहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य के साथ साथ दर्जी
और मछली मारने वाले निम्न जाति के लोग भी शिक्षा ग्रहण करते थे, जो उस युग की जाति व्यवस्था के लचीलेपन की ओर भी इंगित करता है। तो ये मौर्य काल से संबंधित PYQ हमारे हो गए सॉल्व। अब अगले में हम मौर्योत्तर काल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।